हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा और आज की वीडियो में हम जॉर्ज पंचम की नाक का प्रश्न अभ्यास करेंगे जो लिया गया है कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 के अध्याय 2 से। जॉर्ज पंचम की नाक ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है। आप सभी बच्चों ने इस कहानी को अवश्य पढ़ा होगा और आपने हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को भी अवश्य देखा होगा। यदि आप में से किसी बच्चे ने जॉर्ज पंचम की नाक का वीडियो नहीं देखा है तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करें और जॉर्ज पंचम की नाक का वीडियो अवश्य देखें। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्न अभ्यास को आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। तो देखिए बच्चों, जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने को लेकर के सरकारी तंत्र में जो चिंता दिखाई देती है, जो बदहवासी सी छाई रहती है, यह सब उनकी गुलामी मानसिकता को दर्शाती है। किसकी मानसिकता को दर्शाती है? गुलामी। क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर बहुत सालों तक राज किया है और यहाँ के लोगों पर उन्होंने अत्याचार और शोषण किया है उनका। चलिए इसका उत्तर देखें। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलाम और औपनिवेशिक मानसिकता को प्रकट करती है। सरकारी लोग उस जॉर्ज पंचम के नाक से चिंतित हैं जिसने न जाने कितने ही कहर ढाए हैं। उसके अत्याचारों को याद न करके उसके सम्मान में जुट जाते हैं। सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है, अर्थात वे अभी भी अप्रत्यक्ष गुलामी की भावना से स्वयं को मुक्त नहीं करा पाए हैं। देखा, आप लोग इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह से तर्कसंगत ठहराएंगे? अब जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा था, रानी एलिजाबेथ भारत की यात्रा पे आ रही थी और उनका दर्जी इसलिए परेशान था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि भारत में लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह का पहनावा है, तो इस वजह से वह परेशान था। चलिए इसका उत्तर देखें। रानी का दर्जी रानी के लिए नई पोशाकों को बनाने के लिए परेशान था। रानी एलिजाबेथ के दर्जी को भारत, पाकिस्तान और नेपाल के पहनावे ओढ़ावे या मौसम की कोई जानकारी नहीं थी। दर्जी यह सोचकर परेशान हो रहा था कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल यात्रा के समय रानी किस अवसर पर क्या पहनेंगी। रानी की पोशाक उनके व्यक्तित्व से मेल खानी आवश्यक थी। रंग चयन में खासी सावधानी बरतना आवश्यक था। रानी इस यात्रा पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, अर्थात उनके कपड़े का उनकी मर्यादा के अनुकूल होना जरूरी था। रानी की वेशभूषा तैयार करने में यदि उससे कोई चूक हो जाती तो उसे रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी वजह से बेचारा दर्जी परेशान था। तीसरा प्रश्न है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट हो गया। नई दिल्ली में काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? तो देखिए, जैसे ही सरकारी तंत्र को यह पता चला कि रानी एलिजाबेथ भारत की यात्रा पे आ रही हैं और भारत की राजधानी दिल्ली है, तो वह कहाँ आएंगी? दिल्ली में आएंगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? फटाफट सभी जगहों की साफ सफाई करानी शुरू कर दी। जितने भी इमारतें थीं उसको चमकाना शुरू कर दिया। रोड एकदम चकाचक हो गया। तो ये सारे जो काम थे वो उन्होंने करने शुरू कर दिए थे। तो देखिए इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के आने के संकेत पाते ही नई दिल्ली की काया पलट होने लगा और उसके लिए हर स्तर पर अनेक प्रयत्न किए गए होंगे। जैसे पूरे दिल्ली में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई होंगी। इमारतों पर जमी धूल मिट्टी सफाई तथा रंग रोगन कर उन्हें सजाया संवारा गया होगा। रानी के आवागमन के रास्तों पर प्रकाश की व्यवस्था और सजावट की गई होगी।
और साथ ही सड़कों के नाम की पट्टी लगाकर रेलिंग और क्रॉसिंग को रंगीन किया गया होगा। टूटी सड़कों की मरम्मत की गई होगी। स्थान स्थान पर फौजी टुकड़ियां तैनात की गई होंगी। जगह जगह स्वागत द्वार बनाया गया होगा। मार्ग पर दोनों देश के ध्वज लहराए गए होंगे। राजपथ के दोनों ओर फूल पौधे लगाए गए होंगे। तो इस प्रकार रानी के आने से देखते ही देखते दिल्ली का काया पलट हो गया। चौथा प्रश्न देखिए, तो चौथे प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। पहला है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? तो आप क्या लिखेंगे इस पर? तो देखिए, इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है, वह अनावश्यक है। इस तरह की पत्रकारिता राष्ट्रहित के अनुकूल नहीं है, क्योंकि यह सस्ती पत्रकारिता युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रही है। पत्रकारिता लोकतंत्र का वह मुख्य स्तंभ है जो समाज के अधिकारों के प्रहरी के रूप में समाज तथा राष्ट्र दोनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसका सशक्त होना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 4 का दूसरा प्रश्न देखिए। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? तो जैसा कि बच्चों हमने प्रश्न संख्या 4 का 1 पढ़ा, उसमें हमने क्या देखा कि इस तरह की जो पत्रकारिता है जिसमें चर्चित हस्तियों के पहनावे, ओढ़ावे, खान पान, बाकी चीज़ों के बारे में दिए रहती हैं, ये सभी क्या करता है? ये सभी बातें जो हैं वह युवा पीढ़ी को भ्रमित करता है, यानी उनको उनके पथ से भटकाता है। तो देखिए, इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। इस प्रकार की पत्रकारिता पाठकों को दिग्भ्रमित करता है। दिग्भ्रमित करने का अर्थ है उनके पथ से भटकाना और विशेषकर युवा पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। नकारात्मक प्रभाव कहने का अर्थ है यहाँ पे वह अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता नौजवान पीढ़ी को नकल करने के लिए शिक्षा दे रही है, यानी जैसे जैसे वे महान हस्तियाँ कर रहे हैं वैसे वैसे वो भी करें, इस तरीके की चीज़ें, इस तरह की पत्रकारिता ला रही है। युवा पीढ़ी उसे फैशन के रूप में अपनाकर अपने सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य को भूल व्यर्थ की सजावट में समय और धन खर्च करने में लगी रहती है। राष्ट्र को सही दिशा देने के लिए यह आवश्यक है कि पत्रकारिता का प्रत्येक विषय समस्त नागरिकों के हित में हो, न कि लोगों को पथभ्रष्ट करने के लिए हो। 5वां प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? अब देखिए, बेचारा मूर्तिकार क्या क्या यत्न नहीं किया जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने के लिए। वह पूरे भारत का भ्रमण कर गया, पूरे भारत में वह सभी जगह घूम आया और उन सभी पहाड़ पर्वतों के पत्थरों को देख लिया जिससे जॉर्ज पंचम की नाक बन सके। लेकिन भारत में कोई ऐसा पहाड़ नहीं था, कोई ऐसे पत्थर नहीं थे जिससे जॉर्ज पंचम की नाक बन सके। और साथ ही उसने भारत के सभी पुतों, यानी भारत में जितने भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे उनके पुतलों को भी देख लिया कि उनमें से अगर किसी का नाक जॉर्ज पंचम के नाक के साथ सटीक बैठ रहा है तो वह उसके नाक लगा देगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो चलिए आपको बताएं कि इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे। मूर्तिकार के द्वारा किए गए यत्न निम्नलिखित हैं। मूर्ति के पत्थर के प्रकार आदि का पता न चलने पर व्यक्तिगत रूप से नाक लगाने की जिम्मेदारी लेते हुए देश भर के पहाड़ों और पत्थरों की खानों का तूफानी दौरा किया। उसने देश में लगे हर छोटे बड़े नेताओं की मूर्ति की नाक से
पंचम की लाट की नाक मिलान किया ताकि उस मूर्ति से नाक निकालकर पंचम की लाट पर नाक लगाई जा सके। परंतु दुर्भाग्य से सभी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। शहीद हुए बहादुर बच्चों की नाकों को भी नापी गई, लेकिन किसी की नाक उन पर फिट नहीं बैठी। आखिर जब उसे नाक नहीं मिली तो हताश मूर्तिकार की सलाह पर चिंतित एवं आतंकित हुक्मरानों ने जिंदा इंसान की नाक लगवाने का परामर्श दिया और प्रयत्न भी किया गया। अब देखिए कि जो सरकारी तंत्र में लोग काम कर रहे थे, जो हुक्मरान थे, वह सब बहुत ही मूर्ख थे। लास्ट में वो क्या करने जा रहे थे, किसी जिंदा इंसान का नाक जो है वह जॉर्ज पंचम को लगाने जा रहे थे। छठा प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए अन्य कथन छांटकर लिखिए। तो देखिए, इस तरह के कथन जो हैं वह आपको पाठ में से छांट करके लिखने हैं। जैसे कि फाइलें सब कुछ हजम कर गई, तो सरकारी तंत्र में क्या होता है, आप देखेंगे कि किसी भी चीज़ की फाइलें आपको जल्दी से नहीं मिलेंगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को सही ढंग से संभाल करके नहीं रखा जाता है। और वहाँ जब किसी भी चीज़ को निर्णय लेने की बात आती है तो सभी क्या करते हैं, सभी एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य कहानी में हैं। देखिए, पहला, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। दूसरा, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। तीसरा, सर के जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। रानी के आने की खबर से क्या हो गया, सारी चीज़ें साफ सुथरी हो गई। रानी आए और नाक ना हो तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। पांचवा देखिए, एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दिया गया। छठा, 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। तो इस तरह के वाक्य जो हैं वह आपको कहानी में बहुत सारे मिलेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। तो बच्चों, नाक जो है वह इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए आपको इसका उत्तर बताया जाए कि आप इसका उत्तर किस प्रकार लिखें। तो देखिए, नाक इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा और सम्मान का प्रतीक है। शायद यही कारण है कि इससे संबंधित कई मुहावरे प्रचलित हैं, जैसे नाक कटना यानी प्रतिष्ठा चले जाना, नाक रखना यानी इज्जत रखना, सम्मान रखना, नाक का सवाल यानी भाई ये तो तुम्हारे नाक का सवाल है, अगर तुम यह नहीं कर पाते तो तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। इस प्रकार से हम कई मुहावरे कहते हैं ना। नाक रगड़ना, किसी भी चीज़ को पाने के लिए नाक रगड़ना। इस पाठ में नाक मान, सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात लेखक ने व्यंग के माध्यम से विभिन्न बातों द्वारा व्यक्त किया है। जैसे रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत दौरे पर आ रही थी। ऐसे मौके में जॉर्ज पंचम की नाक का न होना उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा था। सरकारी तंत्र विदेशियों की नाक को ऊंचा करने के कार्य को अपनी नाक का सवाल बना रहे थे। यानी जिन्होंने हमारे देश पर अत्याचार किया, हमारे देश के लोगों का शोषण किया, उसी के लिए हमारे देश के लोग क्या कर रहे थे, उन्हीं के मान सम्मान के लिए उन्हें वो अपने मान सम्मान का सवाल बना रहे थे। यहाँ तक कि जॉर्ज पंचम की नाक का सम्मान व्यक्त करने के लिए वे भारत के महान नेताओं एवं साहसी बालकों के सम्मान को भी ताक पर रख देते हैं। इस पाठ में सरकारी तंत्र की गुलामी मानसिकता तथा बेईमानी की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। प्रश्न संख्या 8 है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहते हैं।
तो बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा थे और इन्होंने भारतीयों पर बहुत ही अत्याचार किए थे। इसके बावजूद भी सरकारी तंत्र के जो लोग हैं वह इनके नाक को लगाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ लेखक जो हैं वह संकेत कर रहे हैं अपने देशभक्त भारतीयों और उनकी मान मर्यादा और इज्जत के समक्ष जॉर्ज पंचम और उसके समतुल्य किसी अन्य की कोई इज्जत नहीं है। चलिए इसका उत्तर देखें। तो यहाँ देखें, जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का राजा था। उसने भारतीय जनता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर बहुत जुल्म ढाए थे। उसकी लाट की नाक गायब हो गई थी। बहुत ढूंढने पर भी किसी भारतीय महापुरुष व स्वतंत्रता सेनानियों की नाक उस पर फिट ना बैठ सकी। यहाँ लेखक ने भारतीय समाज के महान नेताओं व साहसी बालकों के प्रति अपना प्रेम एवं श्रद्धा गर्व से प्रकट किया है। देशभक्त भारतीयों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, चाहे वह बूढ़ा हो, जवान हो या फिर बच्चा ही क्यों ना हो। उनकी मान मर्यादा और इज्जत के समक्ष जॉर्ज पंचम या उसके समतुल्य किसी अन्य की कोई इज्जत नहीं है। इसीलिए जॉर्ज पंचम की नाक से हमारे भारतीय देशभक्तों की नाक सहस्रों गुना ऊंची है। 9वां प्रश्न है, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। तो देखिए, अखबारों ने क्या छापा था। अखबारों ने यह खबर छापी गई थी कि नाक का मसला हल हो गया है। अब किसी को यह पता नहीं था कि वह जिंदा नाक लगाया जा रहा है या पत्थर का बना हुआ। राजपथ पर इंडिया गेट के पास जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लग गई है। इस खबर को कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए बच्चों, इस कथन के माध्यम से लेखक हमें कहना चाहते हैं कि हमारे देश में अतिथियों का क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है। हम कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। अतिथि किसके समान होता है? देव यानी ईश्वर के समान होता है। तो उसी भावना को प्रकट किया गया है। चलिए इसका उत्तर देखें। इस कथन के माध्यम से लेखक अतिथि देवो भव की भावना के कारण ब्रिटिश सरकार का भारत में सम्मान को तो प्रदर्शित करता है, लेकिन उस बीमार भ्रष्ट सरकार पर व्यंग करता है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कार्य करती है। वह एलिजाबेथ एवं प्रिंस फिलिप के आने पर 40 करोड़ भारतीयों में से किसी एक की जिंदा नाक काटकर जॉर्ज पंचम की लाट में लगा देने की अपमानजनक बात सोचती है और करती है। यह पूर्ण रूप से गलत है। यदि सच में दिल्ली के पास नाक होती तो इतना बखेड़ा खड़ा न करके सीधे जॉर्ज पंचम के लाट को ही हटवा दिया जाता। अब यहाँ देखिए बच्चों, लेखक ने क्या कहा है कि अगर दिल्ली के पास नाक होती, यानी दिल्ली के पास अगर अपना सम्मान है, अगर भारत देश के पास अपना मान सम्मान है, तो वह ऐसे अंग्रेजों के लाट के नाक के लिए इतना परेशान क्यों हो रही है, वह उसे हटवा देती। प्रश्न संख्या 11 देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। तो देखिए अखबार क्यों चुप थे। अखबार उस दिन चुप थे। ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया। यदि वे सच छाप देते तो पूरी दुनिया क्या कहती। दुनिया के लोग जब जानते कि आज़ादी के बाद भी दिल्ली में बैठे हुक्मरान आज भी अंग्रेज़ों के आगे अपनी दुम हिलाते हैं, प्रायः अखबारों पर सरकारी दबाव भी रहता है। तो बच्चों, जॉर्ज पंचम की नाक का प्रश्न अभ्यास यहीं समाप्त होता है। ये प्रश्न अभ्यास आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आप सबसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।